हेलो गोल्डन आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये चल रही है हमारी ग्राफ की सीरीज और आज हम पढ़ने वाले एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम जिसका नाम है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। जी हां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है और काफी बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं। मेरी ये बात समझ नहीं आती। बहुत ही लल्लू सा एल्गोरिथम है। कौन सा लल्लू सा? जो आपके दिमाग में यूं घुस जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। कर दिया भैया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैया बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है क्या। देखो ये सिंपल सा है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। कि मुझे एक सोर्स नोड गिवन होगा और वहां से मुझे हर एक नोड पे शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढना पड़ता है। भैया ये काम तो हमने डाइस्ट्रा एल्गोरिथम में भी किया था। तो उसमें क्या दिक्कत थी? अगर आपको याद होगा कि जो मेरा डाइस्ट्रा एल्गोरिथम होता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में भी और अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी। लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि आपके जो वेट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आपका वेट नेगेटिव आता है तो डाइस्ट्रा एल्गोरिथम वहां पे फेल हो जाता है। किसको कैलकुलेट करने के लिए? शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए। तो वहीं से हमारा इजाद होता है किसका? बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भैया कैसे मेरा डाइस्ट्रा एल्गोरिथम नेगेटिव वेट के लिए फेल होता है। तो इस एग्जांपल से समझने की कोशिश हम करते हैं। तो मान लो मुझे 0 से 1 का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना, 0 से 2 का शॉर्टेस्ट पाथ मुझे निकालना होता था। क्लियर? हाँ जी। तो सबसे पहला कार्य मैं क्या करता था? मुझे पता है मैं एक एक्सप्लोर बना देता था कि भैया कौन कौन से नोड मैंने एक्सप्लोर कर लिए और एक बना देता था क्या? अपना डिस्टेंस वाला। यही काम करता था ना। हाँ जी। मुझे पता है 0 से 0 की डिस्टेंस 0 है, 0 से 1 और 0 से 2 ये इनिशियली इन सबको इनफाइनाइट मैं बना देता था। ये सब इनफाइनाइट। क्लियर? और अभी इनिशियली कोई भी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। यही करता था ऐसे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी। और इसमें मैं सबसे पहले क्या करता था? मुझे पता है मुझे इससे शुरू करना है तो सबसे पहले मैं क्या करता था? इस 0,0 को अंदर डाल देता था। अगर आपको याद होगा, है ना। पहला दिखा रहा है मेरा डिस्टेंस को, अगला दिखा रहा है मेरे नोड को। ये नोड, पहला वाला डिस्टेंस, और ये मेरी क्या है? प्रायोरिटी क्यू। मैं उसके बाद क्या करता? प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट को बाहर निकालता था। सिंपल सा। हाँ जी। मैंने निकाला तो मैं इस 0 को एक्सप्लोर मार्क कर देता था कि ये एक्सप्लोर हो चुका है। अब इससे देखता था इससे एज कहां कहां जा रही है। मुझे पता है एक एज यहां जा रही है, एक एज यहां जा रही है। मैंने देखा 1 को, भैया 1 अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। ठीक है। तो मैंने देखा 0 + 3 3, तो ये इसको कर दिया मैंने ऐसे। और उसके अंदर क्या करता था? इसको अंदर डाल देता 3,1 करके। क्लियर? हाँ जी। मैं देखा एक एज जा रही है 2 पे। क्लियर? हाँ जी। तो 0 + 5 क्या हो जाता था? 5। मुझे पता है अभी तक 2 क्या नहीं हुआ था? एक्सप्लोर नहीं हुआ था। तो भैया इसके ऊपर अपडेट हुआ है तो इसको भी हम अंदर डाल देते थे। याद है या नहीं है? हाँ जी। तो 0 ने अपने सारे नेबर को देख लिया, खत्म काम। अब उसके बाद अगला कि यहां से अब किसको उठाना है? अगला वर्टेक्स कौन सा उठेगा? जो मिनिमम वाला था, जिसका क्या? जिसका ये डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो मैं जब प्रायोरिटी क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे पता 3,1 ही निकलेगा। अब मैं इस 1 की बात करूं, सबसे पहले तो मैंने इसको एक्सप्लोर मार्क कर दिया कि ये एक्सप्लोर हो चुका है। मैंने देखा इससे एज कहां कहां जा रही है। क्या आपको कहीं भी एज जाते हुए नजर आ रही है? नहीं भैया, कहीं भी नहीं आ रही है। तो भैया 1 का कार्य खत्म। अब अगले वाले को निकालो। अगला छोटा कौन सा है? ये वाला 5 वाला। ये आपको यहां से दिख रहा हो। मैंने इसको बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाला पहले इसका एक्सप्लोर मार्क 1 कर दिया। मैंने 2 से देखा एज कहां कहां जा रही है। मैंने देखा एक एज जा रही है 1 पे, पर मैंने देखा 1 वाला ऑलरेडी क्या है? एक्सप्लोर्ड है। तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा। फिर मैंने देखा और कहीं जा रही है, नहीं। तो भैया इसका काम भी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? हाँ जी। तो इनके ऊपर ना ये अपडेशन हो गया होगा। क्लियर? जो आपको यहाँ पे 3 5 दिख रहे हैं ना, ये ऐसे अपडेट हो गए। क्या ये आपका आंसर है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये आपका आंसर है? क्या 0 से 1 का शॉर्टेस्ट पाथ 3 है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर मैं 0 से 1 ऐसे करके जाता तो मेरा आंसर आता 2। 5 + -3 क्या आता है? 2 आता है। जिससे क्या हुआ? मेरा डाइस्ट्रा एल्गोरिथम यहां पे क्या हो गया? फेल हो गया। हुआ नहीं हुआ? हाँ जी भैया, फेल हो गया। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? भैया जो डाइस्ट्रा एल्गोरिथम है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है जब भी हमारे पास नेगेटिव वेट प्रेजेंट होते हैं। ये इसका आंसर दे रहा 0 से 1 का 3, लेकिन मुझे पता है एक पाथ हमारा ये रहा। अब अगर मैं अपने डाइस्ट्रा एल्गोरिथम में कुछ मॉडिफिकेशन कर दूं तो क्या मेरा आंसर सही आ सकता है? अगर आप ध्यान दोगे, जब मैं इस 2 वाले पे था तो मैंने देखा एक एज इधर जा रही है, एक एज इधर जा रही है। क्लियर? हाँ जी। अगर मैं क्या देखता कि अगर मैं इसके एक्सप्लोर वाले को इग्नोर मार देता, एक्सप्लोर वाले को इग्नोर मार देता, तो शायद मेरा आंसर निकल जाता। कैसे? कि 5 3 कितना होता है? 2, और मैं इसके ऊपर 2 अपडेट कर देता, फिर मेरा आंसर बिल्कुल सही निकलता।
फिर मेरा आंसर बिल्कुल सही निकलता। निकलता नहीं निकलता? हाँ जी, होता ना? हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा हूं, इस एक्सप्लोर वाले लॉजिक को अपने डाइस्ट्रा एल्गोरिथम से अगर मैं हटा दूं तो शायद मुझे मेरा आंसर मिल सकता है। क्लियर? तो जैसे किसी के ऊपर अपडेट हुआ, फिर से उसको किसके अंदर डालू? अपनी प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल दो। तो 2,1 को मैंने अंदर डाल दिया, मैंने उसको हटा दिया। किसको? एक्सप्लोर वाले को। अब 2,1 को बाहर निकाला। 2,1 से किस किस पे एज जा रही है? किसी पे नहीं जा रही है। कार्य खत्म, मुझे मेरा आंसर मिल गया 025। तो मैंने क्या बोला, जो ऑलरेडी एक्सप्लोर उनको तो हम दोबारा एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक्सप्लोर को ही हटा दिया। क्लियर? मुझे पता है उसकी वजह से मेरा आंसर गलत आ रहा था। तो क्या ये जो लॉजिक अभी मैंने क्रिएट किया है, क्या ये बिल्कुल सही से काम करेगा हर एक प्रॉब्लम के लिए? अभी देख लेते मेरे दोस्त। अब तुम्हें दिखाता हूं चमत्कार। 0 1 2 3 2 5 -7। क्लियर ये चीज? हाँ जी। मैं कह रहा हूं 0 से शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढो हर किसी के लिए। तो मैं यहां पे इनिशियली हम क्या करते हैं, 0 1 2, 0 से 0 का ये इनफाइनाइट, ये डिस्टेंस वाला है। क्लियर? हाँ जी। 0 से 0 की डिस्टेंस 0, अब बाकी हर कोई इनफाइनाइट। अब यहां पे अगर मैं सेम लॉजिक फिर से यूज करूं, मुझे पता है सबसे पहले अंदर कौन जाएगा? 0,0। क्लियर? हाँ जी। डिस्टेंस ये सबसे पहले बाहर निकला। तो जब मैंने बाहर निकाला, मैंने देखा इससे एज कहां पे जा रही है? इससे एक एज जा रही है 1 पे। क्लियर? हाँ जी। तो जब मैंने देखा ये 1 पे एज जा रही है, तो क्या देखिएगा 0 + 2 2 अपडेट हो रहा है। क्लियर? जैसे ही अपडेट होता आंसर, हम क्या करते हैं, उसको प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल देते हैं। तो भैया इसको मैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल देता हूं। क्लियर? हाँ जी। और यहां पे भी इसको आंसर को अपडेट कर देता हूं। फिर से सेम कहानी, यहां से एलिमेंट को बाहर निकालो। तो मुझे पता ये बाहर निकला, इससे एज कहां जा रही है? ये वाला नोट्स पकड़ा था मैंने। हाँ जी। इससे एज जा रही है इधर को। क्लियर? हाँ जी। तो 2 - 7 कितना होता है? -5। तो ये बन गया मेरा -5। क्लियर? हाँ जी। यहां पे भी आंसर को अपडेट कर देता हूं। तो जैसे ही आंसर अपडेट हुआ, -5,2। क्लियर? हाँ जी। फिर से यहां से एलिमेंट को बाहर निकालो। तो मैंने -5,2 को बाहर निकाला। सबसे पहले सेकंड नोड से एज कहां जा रही है? इस 0 वाले पे। तो -5 + 3 कितना होता है? -2। तो 0 से अब मेरा नया आंसर कितना बन चुका है? -2 बन चुका है। क्लियर? हाँ जी। अब इसको अंदर डालो, क्योंकि जिसपे भी आंसर अपडेट होगा वो क्या जा रहा है? प्रायोरिटी क्यू के अंदर जा रहा है, जो लॉजिक अभी हमने बिल्ड किया था। क्लियर? हाँ जी। हमने एक्सप्लोर वाला हटा दिया। फिर -2,0 को बाहर निकालूंगा। फिर से सेम कहानी हो जाएगी कि भैया ये किस पे डाल रहा है? इस पे एच डाल रहा है। -2 + 2 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये इससे कम जा रहा है। अब ये अंदर जाएगा 0,1 वाला। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा, तो फिर 0 - 7 -7। अब मेरा आंसर -7 आ गया। फिर मैंने इसको पकड़ा कि -7 + 3, अब ये -4 हो जाएगा। -4 + 2, ये -2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो आपका आंसर बार बार अपडेट हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं 0 से 0 की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप मुझे बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं? क्या मैं बोल रहा हूं 0 से 0 की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? क्या 0 होगी? क्या आप कंफर्म बोल सकते हैं? नहीं। अगर मैं ऐसे करके आऊं 0 पे, तो 2 - 7 कितना होता है? -5 + 3 -2। फिर से अगर मैं एक और चक्कर लगा दूं, -2 + 2 0 -7 + 3 -4, नई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गई। मैंने क्या बोला? पहले मैं 0 से 1 गया, 2 गया, फिर 2 से मैं फिर से 0 पे आ गया, फिर 0 से 1, फिर 2 चला गया। तो हर बार मुझे नई नई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलती जाएगी 0 से 0 की। 0 से 1 2 था, हाँ जी। फिर 1 से 2 आया, तो क्या हुआ मेरा? 0 + 2 2 2 - 7 -5, फिर -5 + 3 कितना हो जाएगा? -2। तो पहला जब मैंने चक्कर लगाया तो -2 मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा था। फिर से मैंने चक्कर लगाया, फिर वही -2 + 2 0, फिर 0 - 7 -7 -7 + 3 -4। अब इस बार -4। फिर से चक्कर लगाऊंगा, फिर से छोटा आंसर आएगा, फिर इस बार आएगा -6, और ये ऐसे ही चलता जाएगा आपका -8 -10। तो आप आंसर निकाल ही नहीं सकते। जी हां। तो मतलब एक चीज अगर मैं एक पॉइंट यहां से उठाऊं कि जब भी आपके ग्राफ में नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट होगी, नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट होगी, तो उसका आंसर तो कोई निकाल ही नहीं सकता। कोई भी ग्राफ नहीं निकाल सकता, कोई भी मेथड नहीं निकाल सकता। क्या प्रेजेंट होगा? नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल क्या होती है? नेगेटिव साइकिल वो साइकिल होती है, अगर मैं आपसे बात करूं, ये नेगेटिव साइकिल का मतलब क्या है? आपको दिख रहा है ये साइकिल है, हाँ जी। तो अगर मैं इसके सारे वेट का सम कर दूं, -3 + 1 + 1, और अगर ये नेगेटिव आए तो इसको बोलूंगा मैं नेगेटिव साइकिल। जी हां।
और ऐसे ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना नामुमकिन है। आप ढूंढ के बता दो, 0 से 0 का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ के बता दो, या 0 से 2 का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ के बता दो, कभी निकल ही नहीं सकता। आप घूमते जाओगे, आपको हर बार नया आंसर मिले। तो अगर मैं 0 से 2 का शॉर्टेस्ट पाथ बोलूं तो आप बोलोगे भैया 1 + 1 2। मैं बोलूंगा चलो एक बार और आगे चलो, 2 - 3 - 1, फिर इधर को आया 0, फिर इधर को आया 1। अब 1 पे आ गया आंसर, पहले 2 आ रहा था फिर 1 आ रहा था। मैंने कहा एक और चक्कर लगाते हैं, 1 - 3 कितना होता है, -2 + 1 - 1 -1 + 1 0। अब 0 आ गया। तो आपका आंसर बार बार चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साइकिल है, इसका जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, -1। अगर आप एक और चक्कर लगाओगे तो आंसर अपडेट होकर -2 बन जाएगा, एक और चक्कर लगाओगे -3 बन जाएगा। इसलिए आंसर पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। क्लियर है? नेगेटिव साइकिल क्या होती है कि जब मैं, साइकिल तो प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन जब उसके वेट का सम करूंगा तो वो क्या आएगा, नेगेटिव। और ऐसे आंसर में, ऐसे केस में आप शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकाल सकते। अब एक साइकिल मैं इसको लेता हूं, 2 3 0 1 2। क्या मैं इसको नेगेटिव साइकिल बोल सकता हूं मेरे दोस्त? क्या ये नेगेटिव साइकिल है? मैंने क्या कहा था, नेगेटिव साइकिल क्या होता है, जब मैं सारे वेट का सम करूंगा तो कितना आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या आएगा, 2 आएगा। 5 या 3 8 -6 2 आएगा। तो इस केस में आंसर पॉसिबल होगा, शॉर्टेस्ट पाथ आप निकाल सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं 0 से 0 का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, 0 से 0 का, तो आप बोलोगे भैया 0 से 0 का 0 ही होने वाला है। क्लियर? लेकिन अगर मैं ऐसे करके घूमते हुए आता हूं, 3 5 8 -6, तो ये आ पाएगा 2। फिर से एक और बार घूमूंगा तो आंसर फिर बढ़ता ही जाएगा। क्लियर? मैं 0 से 2 का शॉर्टेस्ट पाथ अगर आपसे पूछूं तो मुझे पता है 8 है। क्लियर? कैसे आया, 3 और 5 8। भैया एक बार और घूमता हूं तो 8 और -6 कितना होता है, 8 और -6 कितना होता है, 2। 2 और 3 कितना होता है, 5। 5 और 5 10। देखो आंसर अपडेट हो गया। अगर एक और चक्कर लगाओगे तो ये 12 बन जाएगा, एक और चक्कर लगाओगे 14 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस पूरी साइकिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, आपकी है वो आ रही है कितनी, 2 आ रही है। क्लियर? तो पहली बार जब 8 आया था, अगर आप एक चक्कर और लगाओगे तो +2 ऐड हो जाएगा 10, एक चक्कर और लगाओगे तो +2 ऐड हो जाएगा 14। इसलिए जो सबसे पहली बार आंसर मिला था वही मेरा आंसर होने वाला है। तो भैया इस साइकिल है, अगर आपके पास कोई साइकिल प्रेजेंट है और वो अगर नेगेटिव है तो उसमें शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना नामुमकिन है। क्यों? हमने अभी यहां पे देख लिया था, क्योंकि मैंने देखा 1 1 कितना होता है, 2 होता है। अगर इसमें एक और चक्कर लगाता हूं पूरा कंप्लीट करके तो मुझे बताइए इस पूरे साइकिल का जो एक चक्कर कितना है, -3 1 और 1 कितना आ रहा है, -1। तो मुझे बताइए 2 में -1 होगा तो 1 बन जाएगा। फिर एक और चक्कर लगाऊंगा तो ये 0 बन जाएगा, एक और चक्कर लगाऊंगा -1 बन जाएगा। तो मुझे मेरा आंसर प्राप्त ही नहीं हो पाएगा, ये घटता ही जाएगा, घटता जाएगा। और ऐसे केस में आंसर नहीं निकलता है, इस केस में निकलेगा। नेगेटिव साइकिल का सबको लॉजिक क्लियर है। तो हमने यहां पे देखा कि अगर मेरे पास नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट होती है तो मेरा डायस्ट्रल एल्गोरिथम हमेशा के लिए चलता ही रहेगा, हमेशा के लिए ढूंढता ही रहेगा, ढूंढता रहेगा। तो यहां पे हम एक चीज हमने ये सीख लिया, एक तो अगर मैं अपने डायस्ट्रल को तो थोड़ा मॉडिफाई भी कर दूं फिर भी आंसर नहीं निकाल सकता। इस केस में जब आपकी नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट होती है, मुझे पता उसका आंसर नहीं निकल सकता, फिर भी डायस्ट्रल एल्गोरिथम इनफिनिटली चलता रहेगा, है ना, वो वही काम करता रहेगा। उसे लगेगा नया शॉर्टेस्ट मिलने वाला, नया शॉर्टेस्ट मिलने वाला, नया शॉर्टेस्ट मिलने वाला, और ये चलता ही रहेगा। और इससे क्या आ जाएगा, TLE आ जाएगा कि टाइम लिमिट एक्सीडेड। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर होगा। अब इस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व कैसे करेंगे? हमने एक चीज सीख ली है कि भैया नेगेटिव वेट में डायस्ट्रा काम नहीं करता है, और अगर नेगेटिव साइकिल आ गई तो भैया ये इनफिनाइट चलता रहेगा, इनफिनाइट, कभी खत्म ही नहीं होगा। अब मुझे पता है जब भी नेगेटिव साइकिल होती है इसका आंसर नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, चाहे आप दुनिया का कोई भी एल्गोरिथम यूज कर लो, ये इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है। उसका रीजन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्यों आंसर पॉसिबल नहीं है। और इन्हीं दो चीजों से मुझे बचाता है मेरा बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम। जी हां, बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम मुझे इससे बचाता है। ये मत सोचना यार ये किसी एक साइंटिस्ट का नाम है, बेलमैन अलग है, फोर्ड अलग है, इनको मिला के बेलमैन-फोर्ड बना है, ठीक है, अलग अलग थे जिन्होंने इस एल्गोरिथम को डिजाइन किया। क्लियर? ये क्या बोलता है, पहला कि भैया बेलमैन-फोर्ड ने बोला है कि मैं लगूंगा सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ के ही ऊपर। किस ग्राफ के ऊपर? डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर। इसकी कंडीशन है, क्लियर? हाँ जी, कि मैं डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर लगूंगा। अब आप अगर आपके पास नेगेटिव वेट प्रेजेंट है तो मैं आपको मिनिमम डिस्टेंस लाके दे सकता हूं। अगर नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट हुई तो मैं उसको डिडक्ट करके बता दूंगा कि भैया आपके ग्राफ में नेगेटिव साइकिल है, इसलिए आपका आंसर नहीं निकल सकता। क्लियर है? हाँ जी। तो इसका सिंपल सा काम है, अगर नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट हुई आपके ग्राफ में तो आपको बता देगा कि नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है, आपका आंसर नहीं निकल सकता। क्लियर?
हाँ, अगर नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट नहीं हुई तो आपको आपका आंसर दे देगा, आपको शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सिंगल सोर्स लाके आपके मुंह पे मार देगा। क्लियर? हाँ जी। अब हाइप तो बहुत बना दी है कि भैया बेल एंड फोर्ड बहुत ही मस्त एल्गोरिथम है। ओके, अब बोलता क्या है एल्गोरिथम, करता क्या है, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। यहां पे दिक्कत क्या आ रही थी, मैं वर्टेक्स से पकड़ रहा था, हाँ जी डाइस्टा ये तो करता है, पर मैं एक वर्टेक्स को पकड़ता हूं, हाँ जी, फिर उसके जो जहां जहां एज जा रही है उस पर मैं क्या कर देता हूं, उन एजेस को रिलैक्स करवा देता हूं, ठीक है। फिर वहां से जो अगली छोटी वाली एज वो वर्टेक्स रहती है उसको सेलेक्ट करता हूं, मतलब जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा रहता है, फिर उसके बाद ये, तो मतलब इस तरीके से मेरा आंसर नहीं निकल रहा था। तो भैया जब वर्टेक्स से वर्टेक्स को सेलेक्ट करके आपका आंसर नहीं निकल रहा है तो आपको दूसरे मेथड में कूदना पड़ेगा, वो मेथड है आपका एज सिलेक्शन का। ये आपका बहुत जगह यूज होगा, या तो आप वर्टेक्स की हेल्प से आंसर निकाल रहे होगे या फिर आप एज को सेलेक्ट करके आंसर निकाल रहे होगे। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम 2 लाइन का एल्गोरिथम है, मैं पहले आपको लिख के बता देता हूं क्या ही एल्गोरिथम। ये कहता है रिलैक्स योर ऑल एजेस v-1 टाइम्स, इतने टाइम मुझे अपने सारे किसको एजेस को रिलैक्स करवाना है। एजेस रिलैक्स कराने का मतलब क्या है, मैंने कहा बहुत आसान चीज है। हमने देखा था ना कि भैया अगर एक नोड है इससे यहां पे ये, इसको अगर मैं u बोल दूं, इसको v बोल दूं, u से v में क्या जा रही है, एज जा रही है, तो यहां पे हम बोलूंगा कि अगर डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट अगर लेस देन होता है किससे, डिस्टेंस ऑफ v से, तो डिस्टेंस ऑफ v के ऊपर हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, इसको हम रिलैक्सेशन बोलते हैं। पहले वाले में भी देखा था हमने, अगर आपको याद होगा डायस्टा में ऐसे करते थे, इसको मैं नोड बोलता था और इसको नेबर बोल देता था। तो डिस्टेंस ऑफ नोड प्लस वेट अगर लेस देन आता है किससे, डिस्टेंस ऑफ नेबर से, तो उसको रिलैक्स करवा दो। क्लियर? और ये काम मुझे कितनी बार करना है, सारे एजेस के लिए करना है, और v-1 टाइम करना है। ये v-1 कहां से है, कुछ देर में एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड, जब आपने ये कर लिया, रिलैक्स योर एजेस 1 मोर टाइम, और ये करता हूं मैं साइकिल को डिडक्ट करने के लिए। बस इतना ही है एल्गोरिथम, इतना ही है एल्गोरिथम, इस 2 लाइन में ही है। मैं पहले क्या करूंगा, अपनी सारी एजेस को रिलैक्स कराऊंगा, कितने टाइम, v-1 टाइम। फिर जब ये स्टेप कंप्लीट हो गया, फिर एक बार और अपनी सारी एजेस को रिलैक्स कराओ, उससे मैं अपनी साइकिल को डिडक्ट कर सकता हूं, और इतने में हमारा बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम खत्म हो चुका है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया रिलैक्स योर ऑल एजेस ये काम कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों ये v-1 आया, कुछ देर में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। एक डाउट और आ रहा होगा कि भैया क्या ये सिर्फ डायरेक्टर ग्राफ के ऊपर ही लगता है हमारा बेलमैन फोर्ड, अगर मेरा पास अनडायरेक्टेड ग्राफ हो तो क्या उसके ऊपर नहीं लग सकता? इसकी मैं बात करूंगा लास्ट में, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, पर अभी हम बात करते हैं इसकी, ठीक। हाँ जी, ये फॉर्मूला तो याद है ना, हमें डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट अगर लेस देन है डिस्टेंस ऑफ v से, तो हम क्या बोल देते थे, अपडेट कर देते थे। ऐसा रहता था कुछ कि 2 3, मान लो यहां पे इनिशियली 8 था तो 2 3 5, यही तो कर रहे थे हम, तो v के ऊपर 5 अपडेट कर दो। इनिशियली 8 था तो 2 3 5 5 अपडेट कर दिया। वही कह रहा है फॉर्मूला जो इधर हम डायस्टा में करते हुए आ रहे थे, वही करना है। 2 3 5 दिखा मुझे, मैंने कहा ओरिजिनल यहां पे क्या था, 8 था, इसको काट के 5 बना दिया। बस यही करना है इसमें, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास सबसे पहले एक ग्राफ होगा, यह आपको दिख रहा होगा 0 1 2 3 4, ठीक, और ये दे रखे मुझे एजेस। ये क्या दे रखे हैं, एजेस मुझे दे रखे हैं। ये है मेरा u, ये है मेरा v, और ये है मेरा वेट। u से v में एज जा रही है, 2 से 4 में एज जा रही है, उसका वेट है 2, 3 से 4 में एज जा रही है, उसका वेट है -2। इस तरीके से सब कुछ मुझे क्या है, गिवन है। अब रिलैक्स योर एजेस का मतलब क्या है, मुझे इस प्रोसेस को v-1 टाइम चलाना है। कितने टाइम, v-1 टाइम। कितने वर्टेक्स है यहां पे, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो इसको मुझे 4 टाइम चलाना पड़ेगा, 4 टाइम। 4 टाइम चलाने का मतलब क्या है, चलो समझते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है यहां से, ऊपर से, ठीक है। ये एजेस की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, आप यहां से स्टार्ट करो। क्लियर? स्टार्ट करने से पहले आपके पास पता होना चाहिए आपका सोर्स नोड कौन सा है। तो सोर्स नोड यहां पे है 0, तो 0 से मुझे हर एक नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे निकाल के बताना है। इसको ऐसे ले लेते हैं, 0 1 2 3 4। इनिशियली मुझे पता है कि ये हर कोई इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। 0 से 2 इनफाइनाइट है, 0 से 4 इनफाइनाइट है, 0 से 3 इनफाइनाइट है,
जीरो से वन इन्फिनाइट है, और जीरो से जीरो की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरी जीरो होने वाली है, इसका मुझे कंफर्म है। तो इनिशियल प्रोसेस तो आपका यही होगा। देखो आपको क्या निकालना है, जो मेरा सोर्स नोड जीरो है, इससे मुझे हर एक नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो जीरो से जीरो का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो कर दिया, हाँ जी, जीरो से टू का इन्फिनाइट, जीरो से फोर का इन्फिनाइट, जीरो से थ्री का इन्फिनाइट, जीरो से वन का इन्फिनाइट, यहां तक मैंने खत्म कर दिया। अब हमारा काम स्टार्ट होगा। देखो बहुत ही आसान तरीका है, यहां से देखना शुरू करो, टू से फोर कॉमा टू, ठीक। मुझे क्या करना है, इन सारी एजेस को रिलैक्स करवाना है, रिलैक्स योर ऑल एजेस, जो मैंने अभी यहां पे लिखा है कि रिलैक्स योर ऑल एजेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मुझे पता है वो क्या कह रहा था कि अगर डिस्टेंस ऑफ, यहां पे लिख देता हूं u प्लस वेट अगर लेस देन आता है डिस्टेंस ऑफ v से, तो भैया अपडेट कर दो डिस्टेंस ऑफ v के ऊपर, ताकि आप u प्लस वेट, यही कर रहा था ना अपडेट यहां पे, हाँ जी, बस ये काम करना है। अब यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं क्या? हाँ, बहुत सही, बहुत सही, सब सिंपल सा। डिस्टेंस ऑफ टू, मैं यहां पे लिखता भी जाता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं कि डिस्टेंस ऑफ टू प्लस वेट क्या है टू, क्या लेस देन है मेरे डिस्टेंस ऑफ फोर से। पहले वाले को देखो, पहले वाले को देखो, क्या ये वैलिड है? क्या इन्फिनाइट प्लस टू क्या लेस देन है इन्फिनाइट से? नहीं है, तो कोई भी अपडेट नहीं होगा। चलिए अब अगले वाले एच को देखो, थ्री से फोर देखो, थ्री से फोर, थ्री से फोर एच जा रही है, इन्फिनाइट माइनस टू क्या लेस देन है इन्फिनाइट से? भैया होगा नहीं है यार, एक इन्फिनाइट वैल्यू है, उसमें अगर माइनस टू करूंगा तो तब भी तो रहेगी तो इन्फिनाइट ही ना। हाँ जी, हाँ जी, तो कोई भी अपडेट नहीं होगा। मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस ऑफ थ्री प्लस माइनस टू लेस देन है क्या डिस्टेंस ऑफ किससे? मेरे फोर से। नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनाइट माइनस टू लेस देन इन्फिनाइट होता है, नहीं होता मैथमेटिकली पॉसिबल। क्लियर? नहीं है, कुछ अपडेट नहीं हुआ। अगली एच को पकड़ो, टू से थ्री एच जा, सॉरी टू से थ्री एच जा रही है, तो सेम कहानी, डिस्टेंस ऑफ टू प्लस वेट कितना आ रहा है माइनस थ्री, क्या लेस देन है डिस्टेंस ऑफ थ्री से? तो देख लेते हैं, टू से थ्री एच जा रही है, बिल्कुल जा रही है, तो भैया ये क्या कह रहा है, इन्फिनाइट माइनस थ्री क्या लेस देन है इन्फिनाइट से? नहीं है, ठीक है, चलो हटाओ इसको भी। फिर अगली एज को पकड़ो, जीरो से टू एच जा रही है, क्या डिस्टेंस ऑफ टू, देखो ये एजेस रिलैक्स करवाने का फॉर्मूला है, प्लस फाइव, अच्छा जीरो से टू जा रही है ना एज, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ जीरो प्लस फाइव क्या लेस देन है मेरा डिस्टेंस ऑफ टू से? जीरो से टू एच जा रही है, वेट क्या है फाइव, तो जीरो प्लस फाइव, हाँ जी, इन्फिनाइट से छोटा होता है, तो अपडेट हो गया किसके ऊपर? टू के ऊपर। ये रहा अपडेट पहला। अगला देखो फिर, क्या डिस्टेंस ऑफ वन, यहां पे लिख देता हूं, क्या डिस्टेंस ऑफ वन प्लस वेट क्या लेस देन है मेरा डिस्टेंस ऑफ थ्री से? देखो वन से थ्री एच जा रही है, वन से थ्री एच जा रही है, क्या है इन्फिनाइट प्लस वन क्या लेस देन है इन्फिनाइट से? नहीं है, चलो हटाओ। फिर अगला देखो, क्या डिस्टेंस ऑफ जीरो प्लस वेट क्या लेस देन है मेरा डिस्टेंस ऑफ वन से? देख लेते हैं, जीरो से वन एच जा रही है, जीरो प्लस थ्री क्या लेस देन है इन्फिनाइट से? बिल्कुल है, तो भैया इसके ऊपर थ्री अपडेट हो गया, तो ये उसके ऊपर अपडेट हो गया। तो भैया इस तरीके से मैंने अपने सारी एजेस को रिलैक्स करवा दिया है, और ये है मेरा फर्स्ट टाइम रिलैक्स। मैंने कहा था ना इसको कितने टाइम रिलैक्स करना है, फोर टाइम्स, p माइनस वन टाइम। अब फिर से ये प्रोसेस को दोबारा फॉलो करो, फिर से यही प्रोसेस फिर से फॉलो होगी। मैंने एक बार सबको देख लिया, हाँ जी, फिर से रिलैक्स करवाओ, कितने टाइम, v माइनस वन टाइम है ना, अभी एक ही टाइम हुआ है सबको, अब एक और बार। तो मैं यहां से आता हूं, अब मैं यहीं से आपको सबको एक्सप्लेन करूंगा। टू से फोर एच जा रही है, हाँ जी, तो फाइव प्लस टू सेवन क्या इससे छोटा है? बिल्कुल है, तो इसके ऊपर अपडेट कर दो, फोर के ऊपर क्या अपडेट हो गया, सेवन अपडेट हो गया। अब मैं इसकी बात करता हूं, थ्री से फोर, थ्री से फोर एच जा रही है, तो इन्फिनाइट माइनस टू क्या लेस देन है सेवन से? नहीं है, इग्नोर, ठीक। अगला देखो, टू से थ्री, फाइव प्लस माइनस थ्री कितना होता है? टू होता है, ठीक है, क्या वो लेस देन है इन्फिनाइट से? बिल्कुल है, तो भैया इसके ऊपर टू अपडेट हो जाएगा, तो थ्री के ऊपर टू अपडेट हो गया। अगले को देखो, जीरो से टू एच जो जा रही है, जीरो से टू एच जा रही है, जीरो प्लस फाइव क्या लेस देन फाइव है? नहीं है, इग्नोर।
1 से 3 देखो, 1 से 3, 3 प्लस 1 कितना होता है 4। क्या 4 लेस देन है 2 से? नहीं है, इग्नोर करो। फिर अगला 0 से 1, 0 से 1 एच जा रही है। 0 प्लस 3 क्या लेस देन है 3 से? क्या 3 लेस देन 3 है? नहीं है, इग्नोर। तो मैंने एक और बार इसको ट्रैवर्स कर दिया। कितनी बार कर दिया? 2 टाइम। क्लियर। अब मुझे इसको एक और बार करना है। कितनी बार करना है? टोटल 4 बार। फिर से 2 से 4 देखा, 5 2 कितना आता है? 7 आता है। 7 ऑलरेडी है। फिर से ही देखो 3 से 4 वाला, 3 से 4 वाला, 2 माइनस 2 कितना होता है? 0। क्या 0 लेस देन है 7 से? बिल्कुल। इसके ऊपर अपडेट कर दो। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। तो 4 के ऊपर 0 अपडेट हो चुका है। फिर से अगला वाला 2 से 3 एच जा रही है, 2 से 3 एच जा रही है। तो 5 माइनस 3 कितना होता है? 2 होता है। क्या 2 लेस देन 2 है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आई। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं कि मैं एजेस को रिलैक्स करवा रहा हूं। क्लियर है? हाँ जी। फिर से सेम कहानी इसके लिए भी 0 से 2 एच जा रही है, 0 से 2 एच जा रही है। तो 0 प्लस 5 क्या लेस देन 5 होता है? नहीं। 1 से 3 एच जा रही है, 1 से 3 एच जा रही है। क्या 3 प्लस 1 4 क्या लेस देन होता है 2 से? नहीं, कोई अपडेट नहीं। 0 से 1 एच जा रही है, तो मैंने देखा 0 प्लस 3 3 होता है, लेस देन 3 तो नहीं होता है। खत्म। 3 बार कर दिया। अब एक और बार करो, 4 टाइम। फिर से मैं इसको एक एक बार फिर से करूंगा। 2 से 4 मैंने देखा, 2 से 4 एच जा रही है, 5 2 7 7 लेस देन 0 नहीं होता है क्योंकि 0 वहां पे है। 3 और 4, 3 से 4 एच जा रही है, 2 माइनस 2 कितना होता है? 0। क्या 0 लेस देन 0 है? नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। 2 से 3 एच जा रही है, 5 और 3 2 क्या 2 लेस देन 2 है? नहीं, कोई अपडेट नहीं होगा। 0 से 2 एच जा रही है, 0 से 2 एच जा रही है। 0 प्लस 5 5 लेस देन 5 नहीं होता है, कोई अपडेट नहीं हुआ। 1 से 3 एच जा रही है, 1 से 3 एच जा रही है, 3 है 1 4 क्या 4 लेस देन 2 होता है? नहीं, कोई अपडेट नहीं होगा। 0 से 1, 0 से 1 एच जा रही है, 0 प्लस 3 कितना होता है? 3। क्या 3 लेस देन 3 है? नहीं, तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने इसको 4 टाइम क्या कर दिया है? अपनी सारी एजेस को रिलैक्स करवा दिया है। और आपको इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपको एजेस गिवन है, इसी ऑर्डर में आपको इन सबको क्या कराना है? रिलैक्स करवाना है। क्लियर? हाँ जी। अब पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये वाला स्टेप। क्लियर? हाँ जी। अब बस हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप करता है कि रिलैक्स योर एजेस वन मोर टाइम। एक बार और अपनी एजेस को रिलैक्स करवा दो, एक और बार इस प्रोसेस को फॉलो करो, इसी प्रोसेस को। अब इसमें इसने क्या कहा है? आपकी साइकिल डिडक्ट तब होगी अगर इस वाले में आपके डिस्टेंस की वैल्यू कोई भी चेंज होती है। डिस्टेंस वैल्यू चेंज होती है अगर, तो साइकिल होगी। और अगर डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती है पूरे रिलैक्सेशन में, तो मतलब साइकिल नहीं है, आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल चुका है। बोलने का मतलब क्या? मैं इसको एक और बार इन सारे प्रोसेस को फिर से फॉलो करता हूं। सिर्फ एक बार और सारी एजेस को रिलैक्स कराना है। अगर इसके अंदर एक भी चेंज होता है, इसके अंदर एक भी चेंज होता है, तो 0 से 1 3। चलिए, ये मैंने प्रॉपर अपडेट किया ना। 0 से 2 5 आ रखा है, 3 वाला 2 है और 4 वाला मेरा 0 है। ठीक है, मैं इसको एक और बार रिलैक्स कराऊंगा। अगर इसके अंदर एक भी चेंज आ गया, एक भी चेंज, तो भैया इसके अंदर साइकिल प्रेजेंट होगी, वरना साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर? हाँ जी। फिर हमारा यही आंसर होने वाला है। और इस तरीके से बेलमैन फोर्ड काम करता है। चलो एक बार और इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो पहले देखो 2 से 4 एच जा रही है। हाँ जी, तो मैंने क्या करता? 5 2 7 क्या 7 लेस देन 0 है? नहीं है, तो भैया इग्नोर। फिर से 3 से 4 एच जा रही है, 3 से 4 एच जा रही है। फिर से सेम काम, 2 माइनस 2 0 क्या 0 लेस देन 0 है? नहीं है, तो कोई अपडेट नहीं हुआ। 2 से 3 एच जा रही है, 2 से 3 एच जा रही है। ठीक है, फिर वही 5 माइनस 3 कितना होता है आपका? 2 होता है। क्या 2 लेस देन 2 है? नहीं है, तो भैया कोई चेंज नहीं हुआ। फिर से 0 से 2 एच जा रही है, 0 से 2 एच जा रही है। 0 प्लस 5 कितना होता है? 5। क्या 5 लेस देन 5 है? नहीं, तो कोई चेंज नहीं हुआ। फिर 1 से 3 एच जा रही है, 1 से 3 एच जा रही है। क्या 3 है 1 4 क्या 4 लेस देन 2 है? नहीं है, तो भैया कोई चेंज नहीं। फिर 0 से 1 एच जा रही है, 0 से 1 एच जा रही है। 0 प्लस 3 कितना होता है? 3। क्या 3 लेस देन 3 है? नहीं है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। और इस तरीके से मैं बाहर निकल गया। तो मैंने देखा कि इस पूरे उसमें लास्ट सेकंड स्टेप में किसी में भी, किसी भी डिस्टेंस वाले में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो मेरा आंसर यही होने वाला है, इसके अंदर साइकिल प्रेजेंट नहीं है। और मेरा आंसर जो ये आ रहा है, यही मेरा आंसर होने वाला है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 0 से 4 का शॉर्टेस्ट पाथ, तो आपको कौन सा मिलेगा? वो क्या बोला? 0 से 4 का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? 0 ही है। तो आपको दिख रहा है कोई तरीका वहां पहुंचेगा? तो मैं देखू 5 में से 3 गया 2 और 2 2 0। 0 से 1 का शॉर्टेस्ट पाथ 3 है, तो 3 आएगा।
उससे छोटा नहीं मिलेगा। 0 से 2 का शॉर्टेस्ट पाथ 5 है, 5 ही मिलेगा, और कोई तरीका नहीं मिलेगा। 0 से 3 जाने का तरीका तो भैया 5 और 3 2 है, और 3 है 1 4 है, तो 2 ऑलरेडी हमारा आंसर में आ रखा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो क्या इसमें कोई भी दिक्कत आपको आई? मैंने सिर्फ इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया है, ये स्टेप्स। ओके भैया, ये स्टेप्स फॉलो करें भैया। एल्गोरिथम तो समझ आ गया, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है, बस मुझे ये करना था। देखो एल्गोरिथम आपको कोई रॉकेट साइंस नजर नहीं आ रही होगी, बस आपको ये दिक्कत इस पे आ रही है इसका आंसर निकल क्यों रहा है और ये आंसर प्राप्त तो कैसे हो रहा है। ये जो एजेस हैं इसको क्यों मैं v-1 टाइम ही रिलैक्स करवा रहा हूं, और फिर एक और रिलैक्सेशन क्यों हो रहा है। तो चलो इसको बेसिक से समझना स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको एल्गोरिथम अच्छे से चमका दिया है कि एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि भैया ये वर्कआउट क्यों करता है, ये काम क्यों कर रहा है। अगर मैं आपको ध्यान देने की बात करूं, देखो मेरे पास ये एजेस गिवन है, ये सारी एजेस गिवन है, ठीक है, कि 2 से 3 एज जा रही है, उसका वेट है 3, 1 से 2 एज जा रही है, उसका वेट है 2, 0 से 1 एज जा रही है, उसका वेट है 1। क्लियर? हाँ जी। फिर से अगर मैं यहां पे इसको अप्लाई करूंगा, यहां से आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि 0 से मुझे हर एक नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे निकालना होता है। तो पहले मैं ये कर लेता हूं, तो मुझे पता 0 से 0 का 0 होगा, और हर किसी के लिए इनफाइनाइट होगा। इस एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले एल्गोरिथम समझ लिया, अब लॉजिक समझ जाएंगे यूं क्यों काम करता है। तो ये 0, बाकी भैया इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। क्लियर? हाँ जी। तो भैया हमारा क्या बोलता है, एक एक करके सारी एजेस को देखो, ठीक है, कितनी बार करना मुझे ये एजेस को रिलैक्स। 4 वर्टेक्स है तो 3 टाइम। क्लियर? हाँ जी। चलो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, आपको जब मैं इसको करूंगा ना अप्लाई, आपको यहीं भी दिख जाएगा आंसर कि डिस्टेंस ऑफ, मुझे पता है 2 से 3 एज जा रही है, तो डिस्टेंस ऑफ 2 प्लस वेट अगर लेस देन है किससे, डिस्टेंस ऑफ 3 से, तो मैं क्या बोलता था, आंसर को अपडेट कर दो। तो इन्फिनाइट प्लस 3 क्या लेस देन है इन्फिनाइट से? नहीं है, तो आंसर अपडेट नहीं होगा। फिर मैं इस वाले एज पे गया, डिस्टेंस ऑफ 1 से 2 एज जा रही है ना, 1 से 2 एज जा रही है, डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस वेट क्या लेस देन है मेरा डिस्टेंस ऑफ किससे, मेरे 2 से। क्या आपको नजर आ रहा है? इन्फिनाइट प्लस 2 क्या लेस देन है इस इन्फिनाइट से? नहीं है, तो भैया कोई चेंज नहीं हुआ। थर्ड ये वाला कि डिस्टेंस ऑफ 0 से 1 एज जा रही है, हाँ जी, प्लस 1 क्या ये आंसर वैलिड है? 0 प्लस 1 क्या लेस देन है इन्फिनाइट से? बिल्कुल है, तो इसके ऊपर क्या चेंज हो गया है? 1 हो गया है, तो ये बन चुका है मेरा 1। तो इसी तरीके से मैंने एक बार अपनी सारी एजेस को रिलैक्स करवा दिया है। तो आप देख पा रहे होगे कि अभी तक मेरा आंसर क्या आ रहा है कि 0 से 1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 है, 0 से 2 का मुझे पता नहीं है, अभी भी इन्फिनाइट है, 0 से 3 का अभी पता नहीं है, क्या है? इन्फिनाइट है। एक बार मैंने देख लिया, मैंने देखा कितनी बार देखना है? 3 टाइम देखना है। फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करो, फिर से यही 2 से 3 एज जा रही है, फिर से वही इन्फिनाइट प्लस 3 क्या लेस देन होता है इन्फिनाइट से? नहीं होता है, इग्नोर। फिर सेकंड ये वाला 1 से 2 एज जा रही है, जिसमें 1 प्लस 2 3 क्या 3 लेस देन होता है इन्फिनाइट से? बिल्कुल होता है, तो इसके ऊपर अपडेट हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। फिर से 0 से 1 एज जा रही थी, हाँ जी, 0 प्लस 1 क्या लेस देन होता है 1 से? नहीं, स्टॉप हो गया। क्लियर ये चीज? हाँ जी। तो अब मैंने ये काम अपनी एजेस को क्या कर दिया, 2 बार रिलैक्स करवा दिया, पहली बार और दूसरी बार। अब ये कह रहा है एक और बार करवाओ। तो आपको क्या यहां पे कोई पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है? अगर मैं आपसे बोलूं कि क्यों ये 3 टाइम ही कह रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये सोर्स से जो ये 0 वाला था ये प्रोपोगेट होके पहले यहां पे पहुंचा 1 कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 पहली साइकिल में, फिर ये प्रोपोगेट होके पहुंचा यहां पे कि 1 का 2 3 कि 0 से 2 की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 3 है। अब मैं अगली बार अगर साइकिल चलाऊंगा तो ये वाला 3 यहां तक पहुंच जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक। क्यों? ये आप यहां पे देखना कि 2 से 3 एज है, 2 से 3 एज है, तो 3 प्लस 3 6। अब ये प्रोपोगेट होके ये आंसर यहां पे पहुंच चुका है, और इसीलिए इसको कितना टाइम लग रहा है? v-1 टाइम। कितना टाइम? v-1 टाइम। इसलिए ये इसके पीछे का रीजन है। तो आपको आप दिख रहा होगा आपका आंसर अपडेट हो गया। फिर मैं 1 से 2 की बात करूंगा, तो 1 से 2 में 1 प्लस 2 3 लेस देन 3 नहीं होता है। फिर ये 0 से 1 0 प्लस 1 लेस देन 1 नहीं होता है। तो आपने ये अपना काम कंप्लीट कर दिया, और आपने देख लिया कि भैया इसके पीछे का रीजन क्या है, 3 टाइम। क्यों मैं v-1 टाइम ही इसको करने को कह रहा था?
कि भैया v-1 टाइम में मैं कंफर्म हो जाऊंगा, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। अब एक बार और साइकिल क्यों चलाता हूं मुझे बताएं, इसके बाद हम एक और बार साइकिल चलवाते ना। हाँ जी, क्यों? क्योंकि मुझे यह कंफर्म करना होता है कि क्या इसके अंदर नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर मैं एज को एक और बार रिलैक्स करवाता हूं तो इस डिस्टेंस के अंदर कुछ भी अपडेट नहीं होने वाला। देखो अगर मैं एक और बार कराता हूं, 3 3 <6 नहीं होता है, 1 + 2 3 3 <3 नहीं होता है, 0 + 1 1 <1 नहीं होता है। तो मेरे डिस्टेंस वाले में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो यही मेरा आंसर होने वाला है। तो मुझे पता चला इसके अंदर कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है। आई होप आपको ये v- होने वाला लॉजिक क्लियर होगा कि हमने अपने एजेस को क्यों रिलैक्स करवाया। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो मैं वर्टेक्स को, जो क्या करता है डायस्ट्रा क्या करता है, वर्टेक्स को पकड़ के अपने काम को कराता है, ठीक है। तो बेलमैन फोल्ड वो काम करवाता है एजेस को पकड़ के, एजेस को पकड़ के। क्लियर? हाँ जी, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा डायस्ट्रा एल्गोरिथम था वो इन्फिनाइटली ही चलते ही जा रहा था, चलते ही जा रहा था। तो उसको रोकना था, तो हमारे पास कुछ फिक्स स्टेप होने चाहिए अपने कोड के, वो हमने अचीव किया इस बेलमैन फोल्ड के एग्जांपल से। अब ये तो हमारी समझ आ चुका है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। सेम एग्जांपल है जो प्रीवियस वाला था, बस यहां पे जो मेरी ये एजेस हैं इनकी मैंने ऑर्डरिंग चेंज कर ली, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, यहां पे इसका ऑर्डर कुछ और बना दिया। क्लियर? हाँ जी, ये डिस्टेंस वाला जो मुझे रिटर्न करके देना है सिंपल है, 0 इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट, क्योंकि सोर्स क्या है 0 है, तो 0 से 0 0 होता है, 0 से 1 इन्फिनाइट, 0 से 2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन्फिनाइट, 0 से 3 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन्फिनाइट मैंने मान लिया। क्लियर? हाँ जी, ऑर्डरिंग मेरी ये रही। सबसे पहले ये इसको लगाएगा कि 0 से 1 कि डिस्टेंस ऑफ 0 प्लस वेट क्या लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 1 से। आपको अगर मैं दिखाऊं 0 + 1 क्या 1 लेस देन है इन्फिनाइट से, बिल्कुल है, तो यहां पे 1 अपडेट हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी, फिर अगले वाले के लिए डिस्टेंस ऑफ 1 से 2 एच जा रही है, हाँ जी, प्लस वेट क्या लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 2 से। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं 1 + 2 3 लेस देन इन्फिनाइट होता है, बिल्कुल। फिर से ये वाला 2 3 3 क्या डिस्टेंस ऑफ 2 प्लस वेट लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 3 से। तो मैं देख पा रहा हूं 3 3 6 लेस देन होता है इन्फिनाइट से, तो इसके ऊपर भी अपडेट। तो यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले जब मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो डिस्टेंस 1 अपडेट हो गया, जब डिस्टेंस 1 इधर गया तो डिस्टेंस 1 ने डिस्टेंस 2 को अपडेट कर दिया, फिर डिस्टेंस 2 ने किसको अपडेट कर दिया, डिस्टेंस 3 को। तो मैं देख पा रहा हूं मुझे इसको करना तो 3 टाइम था, 3 टाइम कराता हूं मैं जिसको रिलैक्स, क्योंकि 4 क्या है मेरे पास वर्टेक्स, तो 3 टाइम कराना है। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि एक ही टाइम रिलैक्स कराते ही मेरा आंसर आ जा रहा है 0136। पिछली बार भी यही आया था 0136, पर अभी तो मुझे कंफर्म नहीं चलेगा ना पता कि क्या पता मुझे मेरा आंसर मिला है या नहीं मिला है। तो फिर से मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करूंगा। देखो फिर से 0 + 1 1 क्या 1 लेस देन 1 होता है, नहीं, तो कोई चेंज नहीं। 1 + 2 3 क्या 3 लेस देन 3 होता है, नहीं, कोई चेंज नहीं। 3 + 3 6 क्या 6 लेस देन 6 होता है, नहीं, कोई चेंज नहीं। 2 टाइम हमने कर लिया। अब 2 टाइम में अगर कोई चेंज नहीं हुआ, अब मैं तीसरे टाइम फिर से इसी ऑपरेशन को अप्लाई करूं तो फिर भी इस डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होने वाला। मैं तीसरे टाइम पे अप्लाई कर लेता हूं। 0 + 1 1 1 लेस देन 1 होता है, नहीं। 1 + 2 3 क्या 3 लेस देन 3 होता है, नहीं। 3 + 3 6 क्या 6 लेस देन 6 होता है, नहीं। तो मैंने देखा जब मैंने तीसरे टाइम भी चलाया तो तब भी मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्लियर है? हाँ जी, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं सिंपल सा, अगर आप कभी भी बीच में भी आपने सारी एजेस को रिलैक्स करवा दिया और आपके इस डिस्टेंस वाले में कुछ भी चेंज नहीं होता है तो समझ लो यही आपका आंसर है। इसके अंदर साइकिल प्रेजेंट नहीं है, साइकिल प्रेजेंट नहीं है। मैंने क्या कहा, यू हैव रिलैक्स्ड ऑल द एजेस एंड इफ देयर इज नो चेंज इन किसमें चेंज नहीं है, मेरे डिस्टेंस वाले में, तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। और आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको नीचे वाले स्टेप को अब फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि फिर से मैं और एजेस को रिलैक्स करा। मान लो यहाँ पे 10 होता कि 10 टाइम रिलैक्स कराओ, मैंने देखा कि भाई दूसरे साइकिल के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा डिस्टेंस के अंदर, तो मैं अगर अब तीसरी बार भी सारी एजेस को रिलैक्स कराऊं
चौथी बार भी कराऊं, पांचवी बार भी कराऊं, छठी बार भी कराऊं, तो डिस्टेंस में जब तीसरी बार में कुछ चेंज नहीं हुआ, चौथी बार भी नहीं हो रहा है, पांचवी नहीं हो रहा है, तो 10वीं में भी नहीं होगा मेरे दोस्त। क्लियर? हाँ जी। तो भैया जब मैंने इसको पहली बार कराया सारी एजेस को रिलैक्स, आंसर चेंज हुआ। जब मैंने सेकंड टाइम रिलैक्स करवाया सारी एजेस को, तो आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब इस डिस्टेंस वाले में कोई चेंज नहीं हुआ, तो मैं उसी टाइम डिक्लेयर कर दूंगा कि यही मेरा आंसर होने वाला है, इसके अंदर कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर मेरे एजेस की ऑर्डरिंग अगर अलग आती है, ठीक है, तो मेरा आंसर जल्दी भी निकल सकता है। क्योंकि ये वाला जो केस था, ये था मेरा व्हाट्स केस, जिसमें मेरा आंसर को प्रोपोगेट होने में v-1 टाइम लग गया था। क्लियर? जबकि इस केस में एक ही बार में मेरा आंसर प्रोपोगेट हो गई 6 पे पहुंच गया था। सेकंड टाइम मैंने सिर्फ कंफर्मेशन के लिए देखा कि भैया क्या मेरे एजेस जो हैं क्या वो सच में रिलैक्स हो गई है, क्या डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आया। तो जैसे ही मैंने देखा कि डिस्टेंस वाले कोई चेंज नहीं आया, मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। पर इस केस में मेरा आंसर ने क्या करा था, v-1 टाइम जब मैंने सारी एजेस को रिलैक्स करा, तब जाके ये आंसर 6 यहां पे प्रोपोगेट हुआ था। यहां पे वो एक ही बार में हो गया था कि 0-1 से पहले 1 पे गया, 1-2 से 3 पे गया, 3 से 3 पे 6 पे गया। क्लियर? हाँ जी। तो हम वर्स्ट केस को इसलिए अज्यूम करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि वर्स्ट केस में मुझे v-1 टाइम जाना पड़ सकता है, लेकिन आपका आंसर उससे पहले भी निकल सकता है। और उसका लॉजिक ये रहा कि मैंने अपने सारे एजेस को रिलैक्स किया, और अगर मेरे डिस्टेंस वाले में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो आपका जो ये डिस्टेंस है वही आपका आंसर है। इसके अंदर कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है मेरे दोस्तों। तो एक इंपॉर्टेंट लेसन कि अगर ऑर्डरिंग चेंज होगी तो आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा। सॉरी, अगर ऑर्डरिंग चेंज होगी तो शायद आपको आपका आंसर जल्दी मिल सकता है। क्लियर? हाँ जी। अब मैं बात करता हूं इस एग्जांपल की, क्योंकि अभी तक हमने इस टाइप के केस डिस्कस ही नहीं किए हैं कि जहां पे हम साइकिल को डिडक्ट कर रहे हो। ठीक? हाँ जी। मुझे पता है इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं 0 से 2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, 0 से 2 का शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, तो आप क्या बताओगे? क्या आप ये बोलोगे ये 3 - 8 कितना आता है? -5। मैं कह रहा हूं एक और बार घूम के आओ। तो अगर मैं एक और बार घूम के आया, 3 फिर -8 फिर +2 फिर +3 और फिर -8, फिर जाके मैं 2 पे पहुंचा। क्लियर? हाँ जी। कि 0 से मैं 1 आया, 1 से 2, 2 से 0, 0 से 1, 1 से 2, तो ये सारे कैलकुलेट होंगे। तो 8 8 16, 3 2 5 और 3 8, तो मेरा आंसर -8 आ गया। आया नहीं आया? हाँ जी। पहले आंसर -5 था, अब आ गया -8। मैं एक और बार घुमाऊंगा तो मैं देख पा रहा हूं 8 और 3 कितना होता है, सॉरी 8 -8 + 3 -5 + 2 -3। तो मुझे पता है इस साइकिल की जो लेंथ है वो क्या है, -3 है। पहली बार मेरा आंसर -5 आया था, 0 से 2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ जी। एक और बार घुमाऊंगा तो इसमें -3 और ऐड कर दे रहा हूं, -8। एक और बार घुमाऊंगा, मुझे पता जो साइकिल की लेंथ है वो -3 है, तो -11। एक और बार घुमाऊंगा -14। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस केस में कभी मिल ही नहीं पाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ किसी के लिए मिल ही नहीं पाएगा। और रीजन मैंने आपको बता दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है। इन सब का सम करोगे एक नेगेटिव नंबर आपके पास आएगा, और जब नेगेटिव नंबर आता है तो आंसर पॉसिबल नहीं होता है। अब यहां पे मैं अपने बेल एंड फोर्ड को अप्लाई करता हूं। क्लियर? हाँ जी। कि बेल एंड फोर्ड इसको कैसे डिडक्ट करेगा, बहुत आसान काम है। ये बन गया। हाँ जी। अब आपके समझ आ जाएगा। 0 1 2, 0 से निकालना है मुझे हर किसी के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 0 है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। क्लियर? हाँ जी। 3 वर्टेक्स हैं तो 2 टाइम एजेस को रिलैक्स करवाना पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी। तो एजेस मैं लिख देता हूं 0 से 3, सॉरी 0 से 1 मेरा है 3। हाँ जी। 1 से 2 है मेरा -8, और 2 से 0 है मेरा कितना, 2। ये मेरे एजेस रही। क्लियर? हाँ जी। इनको रिलैक्स कराना है मुझे कितनी बार, पहले 2 टाइम इनको रिलैक्स कराओ। v-1 टाइम बोला ना। हाँ जी। चलो 0 से 1, 0 से 1 मैंने देखा 0 + 3 3, अपडेट हो गया, अपडेट हो गया। क्लियर? 1 से 2, 1 से 2 3 -8 कितना हो गया, -5। क्लियर? हाँ जी। 2 के ऊपर -5। फिर ये वाला 2 से 0, -5 + 2 -3। क्लियर? 0 के ऊपर -3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक टाइम मैंने सबको रिलैक्स करा दिया, एक और टाइम कराना है। एक और टाइम कराऊंगा तो फिर से यहां से स्टार्ट। ठीक? 0 से 1, 0 से 1 देखा, -3 + 3 कितना आता है, 0। तो इसके अंदर आंसर चेंज हो गया है 1 के अंदर। फिर यहां से 0 -8 -8 आंसर चेंज हो गया है, क्योंकि -8 छोटा होता है किससे, -5 से। तो इसके अंदर भी 2 के अंदर भी आंसर चेंज हो गया है। उसके बाद मेरा अगला कौन आता है, 202।
2 से 0, -8 + 2 कितना आता है? -6। मुझे पता है -6 -3 से छोटा है। अब इसके अंदर आंसर अपडेट हो चुका है -6। क्लियर? हाँ जी। 2 टाइम मैंने साइकिल चला ली है। क्लियर? हाँ जी। अब एक टाइम हमें और चलानी होती है। किसके लिए चलानी होती है? सिर्फ साइकिल को डिडक्ट करने के लिए। अगर इसके अंदर कोई भी आंसर चेंज हुआ तो मुझे पता है इसके अंदर साइकिल डिडक्ट हो गई है। मैं 0 से 1 गया, हाँ जी, 0 से 1 देखा, -6 + 3 क्या था आता आपका भैया? -6 + 3 -3। मैंने देखा इससे कम है। जैसे ही मैंने देखा कि भैया इसके अंदर आंसर चेंज हो गया है, बस सीधे ही यहां पे डिक्लेयर कर दूंगा। मुझे अब अंदर और देखने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर साइकिल प्रेजेंट है, साइकिल प्रेजेंट है। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। एज सिंपल एज दैट। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया, मैंने सीधा डिक्लेयर कर दिया। v-1 टाइम मैंने करा, हाँ जी, मुझे पता है कि वर्स्ट केस में उसको प्रोपोगेट होने के लिए v-1 टाइम मुझे सारी एजेस को रिलैक्स करना होता है। जब मैं उसको एक और एक्स्ट्रा टाइम और रिलैक्स करवाता हूं और अगर मेरे इसमें आंसर चेंज होता है तो मुझे पता है इसके अंदर नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है, और जब नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट होगी तो मैं बोल दूंगा भैया आंसर पॉसिबल नहीं है। तब इस केस में आप सिंपल अपना आंसर दे सकते हैं कि आंसर इज नॉट पॉसिबल। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। तो एक काम करते हैं, अब चलते हैं सीधा इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। चलिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, बेल-फोर्ड एल्गोरिथम। एक हमें वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ वी वर्टिसेस एंड ई एजेस गिवन है। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ ऑल वर्टेक्स फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स एस। इफ अ वर्टिसेस कांट बी रीच फ्रॉम द एस देन मार्क द डिस्टेंस एस 10⁸। क्या प्रॉब्लम बोल रही है कि मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है ऑफ ऑल वर्टेक्स फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स एस से। मुझे सारी जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होंगे इस सोर्स वर्टेक्स से, सोर्स वर्टेक्स कौन सी है? मेरी एस, बाकी सारे वर्टेक्स पे। क्लियर? हाँ जी। और ये कह रहा है अगर कोई वर्टेक्स ऐसी हो जिसको मैं सोर्स नोड से रीच नहीं कर सकता तो उसका डिस्टेंस मार्क कर देना 10⁸। क्लियर? हाँ जी। ऐसा हो सकता है कि भैया वो जो वर्टेक्स है सोर्स नोड से कभी रीच ही मैं ना कर पाऊं, क्या पता वो डिस्कनेक्टेड हो। जैसे मान लो यहाँ पे 0 से 1 एज जा रही है तो इसका जो डिस्टेंस है 9 है। मतलब मान लो अगर 1 मेरा सोर्स नोड होता तो 1 से 0 तो मैं कभी जा ही नहीं पाता, तो डिस्टेंस ऑफ 0 को मुझे क्या बताना पड़ता? 10⁸। क्लियर? हाँ जी। इफ द ग्राफ कंटेन अ नेगेटिव साइकिल, अगर ग्राफ के अंदर नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है, देन रिटर्न एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ ओनली -1। जी हाँ, उस केस में मुझे -1 रिटर्न करके देना है। चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वेक्टर इंटीजर के फॉर्म में उस डिस्टेंस को मुझे रिटर्न करके देना है। तो सबसे पहले ले लेता हूं एक वेक्टर इंटीजर डिस्टेंस। कितने साइज का होगा? ये होगा v साइज का, कॉमा इनिशियलाइज किससे करना? मुझे सबको इनिशियलाइज में क्या करता था? पहले इंटरमैक्स कर देता था ना, हाँ जी, इन्फिनाइट। तो यहाँ पे 10⁸ से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। क्लियर? हाँ जी। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁸। शॉर्टकट में लिखना है तो आप इसको 1e8 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब सेम ही है। क्लियर? हाँ जी। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि 1e8 का मतलब है 10⁸, 10⁸। क्लियर? हाँ जी। आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? मुझे यहाँ पे एजेस की इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्लियर? हाँ जी। वेक्टर वेक्टर इंटीजर एजेस, ये किस फॉर्म में दे रखे? एक 2D वेक्टर के फॉर्म में दे रखे, एक 2D एरे के फॉर्म में दे रखे हैं, जिसमें हर एक रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? u, अगला है v और अगला है उसका वेट। कि 0 से 1 एच जा रही है उसका वेट है 9। मैं अगर नीचे वाले को दिखाऊं, 0 से 1 एच जा रही है उसका वेट है 5, 1 से 0 एच जा रही है उसका वेट है 3, 1 से 0 एच जा रही है उसका वेट है 3, इस तरीके से। क्लियर? हाँ जी। तो चलो इसको करते हैं। एज इसका हमें क्लियर हो गया। अब यहां पे मुझे सबसे पहले क्या मार्क करना पड़ता है? सोर्स का जो डिस्टेंस है सोर्स से ही वो कितना होगा? 0 होगा, उसको मैंने मार्क कर दिया। एक इंटीजर ई में ले लेता हूं जो मुझे बता देगा कि मेरे नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। चलिए, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है? मुझे करना है रिलैक्स ऑल दी एजेस, यही करना होता था मुझे। हाँ जी। और कितनी बार करता हूं इन एजेस को रिलैक्स? v-1 टाइम। ये v नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हैं तो इनको मुझे v-1 टाइम रिलैक्स करवाना है। तो फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन v-1 i प्लस प्लस, ये लीजिए, इन एजेस को मुझे रिलैक्स करवाना है। तो रिलैक्स ऑल दी एजेस का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0 से j लेस देन e, सारी एजेस पे जाना है, j प्लस प्लस एक इंटीजर u इक्वल टू इंटीजर v इक्वल टू इंटीजर वेट इक्वल टू, ये मैं लिख देता हूं। इंटीजर u क्या हो जाएगा? एजेस
u0, सॉरी j0, v कौन सा हो जाएगा, एजेस j1, और वेट वाला कौन सा हो जाएगा, एजेस j2, जो सेकंड कॉलम वाला होगा। क्लियर, हाँ जी। तो एजेस j2, इस तरीके से मैंने u, v और वेट सबकी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। अब एजेस को रिलैक्स कैसे करवाता हूं, वही कि इफ डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट अगर लेस देन है किससे, मेरे डिस्टेंस ऑफ v से। जी हां, तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस ऑफ v के ऊपर अपडेट कर दीजिए, सिंपल सा। तो डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हाँ जी, अब ये ऑपरेशन मैंने कर लिया अप्लाई। हाँ जी, ये मैंने सारी एजेस को रिलैक्स करवा लिया, रिलैक्स ऑल द एजेस। हाँ जी, अब कितनी बार करना था, v-1 टाइम्स। और एक बार और मैं इनको रिलैक्स करवाता हूं, कब, जब मैं यहां से बाहर आ जाऊंगा। क्या जाऊंगा, यहां से बाहर आ जाऊंगा, टू डिडक्ट द साइकिल। साइकिल को तो डिडक्ट करना होता है। हाँ जी, तो एक बार मैं एजेस को वहां पे रिलैक्स करवाता हूं। तो ये लीजिए, यहां पे मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे डिस्टेंस v के अंदर कभी भी चेंज होगा तो मुझे पता है कि मेरा आंसर इसका पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर क्या है कि इसके अंदर साइकिल प्रेजेंट है। मैंने दिखाया था ना आपको कि मैं अपनी साइकिल को कैसे डिडक्ट करता हूं। यहां पे मैंने v-1 टाइम सारी एजेस को रिलैक्स करवा दिया, एक और बार सारी एजेस को रिलैक्स करवाना है तो मैंने वही फॉर्मूला यूज कर लिया। क्लियर, हाँ जी। मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे डिस्टेंस वाले के ऊपर एक भी अपडेट होता है तो मुझे पता है यहां पे क्या डिडक्ट हो जाएगी, साइकिल डिडक्ट हो जाएगी। क्लियर, हाँ जी। मैं यहां पे लिख देता हूं साइकिल डिडक्टेड, और यहां पे मुझे क्या देना है, उसने कहा था एक वेक्टर इंटीजर आप आंसर ले लेना, आंसर के अंदर पुश बैक कर देना -1 को, और उसी को आपको रिटर्न करके मुझे दे देना है। तो यहां से मैंने रिटर्न कर दिया अपने आंसर को। क्लियर ये चीज, हाँ जी। नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगा सिंपली अपने जो मेरा डिस्टेंस आ रहा था। क्लियर ये चीज, हाँ जी। ये साइकिल रिडक्शन का है। मैंने कहा था ना, अगर मेरे डिस्टेंस के ऊपर कोई भी चेंज होता है तो भैया सीधा बोल दो कि साइकिल प्रेजेंट है। तो साइकिल के लिए उसने कहा है कि एक वेक्टर ले लेना, उसके अंदर पुश बैक कर देना -1 को, उसको रिटर्न कर देना। लेकिन अगर साइकिल डिडक्ट नहीं होती है, मेरे डिस्टेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, रिटर्न डिस्टेंस कर दूंगा। क्लियर है ये चीज, हाँ जी। बस इतना मुझे करना था। अब यहां पे हमें कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, कुछ एज केसेस। क्या होंगे वो एज केसेस, देखो मुझे पता है अगर मेरे डिस्टेंस u की वैल्यू 10⁸ है प्लस वेट है, ठीक है, लेस देन करूंगा डिस्टेंस ऑफ v। क्लियर, हाँ जी। तो मैं यहां पे एक चीज कर लेता हूं, अगर मेरे डिस्टेंस ऑफ u की वैल्यू अगर इक्वल टू किसके बराबर हो, 10⁸ के बराबर, तो भैया नीचे मत जाना, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, क्यों नहीं है जरूरत, देखो मुझे पता है कि जब मैं डिस्टेंस ऑफ u प्लस, मैं दिखाता था आपको इन्फिनाइट प्लस वेट लेस देन होता था इन्फिनाइट से। मैंने देखा था कभी कभी मेरा वेट नेगेटिव हो जाता था। तो अगर इन्फिनाइट माइनस नेगेटिव, ठीक है, हाँ जी, वो लेस देन आ जाता है, पर मैंने कहा था ना वो वाला केस हमें इग्नोर करने हैं, है ना, तो वो इग्नोर हो जाएंगे इससे। क्लियर, हाँ जी। कि अगर आपका डिस्टेंस ऑफ u क्या है, इन्फिनाइट है या फिर मैक्सिमम है या 1e⁸ है, तो उस केस में आपको इस ऑपरेशन को अप्लाई नहीं करना है। तो एक काम करते हैं, पहले अपने कोड को कंपाइल एंड रन करते हैं। हमने कंपाइलर रन किया, बिल्कुल सही चल रहा है। सबमिट करते हैं, क्या हमारा आंसर सही आएगा? तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा टेस्ट केस फेल हो चुका है। यूर कोड आउटपुट इज 026, यहां पे 10⁸, एक बहुत बड़ा नंबर है, और यहां पे आंसर आ रहा है 026 10⁸, और यहां पे भी 10⁸। तो इस लास्ट वाले में कुछ दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत किस वजह से आ रही है, क्या आप सोच सकते हैं कि क्या एज केस हमने मिस कर दिया? अगर आपको याद होगा, चलिए आपको रिकॉल कराता हूं। अगर आपको याद होगा, हम यहां पे अपडेट कब कर रहे थे कि अगर मेरा डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट अगर लेस देन होता है मेरा डिस्टेंस ऑफ v से, तो उस केस में मैं डिस्टेंस ऑफ v के ऊपर अपडेट करा देता था। याद है? हाँ जी भैया, ये स्टेप तो अच्छे से घूट लिया हमने। क्लियर, हाँ जी। अब अगर इस केस की बात करूं, 2 से 4 एज जा रही है, 2 से 4 एज जा रही है, ठीक है, तो मैं क्या करता था, इन्फिनाइट प्लस 2 क्या लेस देन होता है इन्फिनाइट से, तो मैं क्या बोलता था कि भैया ये नहीं होता है, तो इसके ऊपर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। और यहां पे हमने इन्फिनाइट की जगह में क्या ले रखा है, 10⁸, जहां भी हमारा इन्फिनाइट है, यहां पे हमने क्या ले रखा है, 10⁸।
तो यहां पे अगर मैं पॉजिटिव वालों के लिए कंसीडर करूं 10⁸ 8 + 2 क्या लेस देन होता है 10⁸ 8 से, तो ये कंडीशन फॉल्स आएगी, तो इसमें कुछ भी अपडेट नहीं होगा। क्लियर? हाँ जी, इसके लिए तो सही है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले केस की, यहां पे क्या हो रहा है, मुझे पता है कि भैया 10⁸ -3, क्योंकि 2 से 3 एच जा रही है, 10⁸ -3 लेस देन होता है मेरे 10⁸ से, 10⁸ से। क्लियर? और यहां पे जो कंडीशन ट्रू हुई उसके हिसाब से इसने इस 10⁸ को क्या चेंज कर दिया, इस तरीके से चेंज कर दिया और इसको बना दिया 10⁸ -3, अगर आपको याद होगा। पर मुझे इसको ऐसे चेंज नहीं करना है, ऐसे चेंज नहीं करना है। हमने बताया था ना कि इन्फिनाइट -3, अगर मैं इसको इन्फिनाइट मानता, -3 मानता, क्या लेस देन इन्फिनाइट होता है, तो हमने बोला था इस केस को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर इन्फिनाइट से मैं -3 घटाऊंगा तो लेस देन इन्फिनाइट नहीं होगा। तो यहां पे हमारा जो इन्फिनाइट की वैल्यू वो है 10⁸, बहुत बड़ा नंबर, उससे अगर मैं -3 घटाता हूं तो भैया मुझे पता है कि वो आंसर तो कम आएगा 10⁸ से, पर इस केस को मुझे कंसिडर नहीं करना है। क्लियर? इस वजह से वो आपको जो 999 करके आंसर आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है। उसको होना तो क्या चाहिए था 10⁸, लेकिन वो इस ऐसे केस से मिलके उसकी वैल्यू घट गई। तो इस केस को हमें हैंडल करना आना चाहिए। क्लियर? अब इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, देखो ये इन्फिनाइट क्या दिखाता है, या फिर ये 10⁸ क्या दिखाता है कि 0 से, ये सोर्स नोड अगर मैं इसको बोलूं कि 0 से 2 का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कितना है 10⁸ है, मतलब वो अनरीचेबल है अभी। क्लियर? हाँ जी। और यहां पे मैंने देखा 2 से 3 का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है मेरा -3 है। क्लियर? हाँ जी। और 3 के लिए मुझे पता है कि 0 से 3 जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है इन्फिनाइट, या फिर मैं बोल सकता हूं उसे 10⁸। क्लियर? हाँ जी। 10⁸ यहां पे क्या दिखा रहा है कि भैया ये रीचेबल नहीं है, 0 से 2 अभी रीचेबल नहीं है, 0 से 3 अभी रीचेबल नहीं है। उसने कहा था ना रीचेबल के लिए नहीं है, के लिए क्या बोलना मुझे 10⁸। तो वही मैं आपको यहां पे करते हुए दिखा रहा हूं। अगर मैं इसको मिटाऊं, देखो आपको आपकी लैंग्वेज में भी समझा रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या कर रहा था 2 से 3 मुझे एच दिख रही थी, हाँ जी, तो मैं यहां पे क्या कर रहा था 10⁸ प्लस -3 क्या लेस देन है इस वाले से 10⁸ से, क्योंकि यहां पे इनिशियली 10⁸ लिखा हुआ था, है ना। हाँ जी, ये 10⁸ क्या दिखा रहा है कि भैया 2 अभी रीचेबल नहीं है मेरे 0 से, 2 अभी रीचेबल नहीं है मेरे 0 से, तो मैं 2 से अगर 3 तो जा सकता हूं, लेकिन मैं 0 से 3 नहीं जा सकता, ऐसे करके मैं इसको अपडेट नहीं कर सकता। क्लियर है? देखो अगर 0 से 2 अनरीचेबल है और मुझे पता है 2 से 3 की डिस्टेंस -3 है, 2 से 3 की डिस्टेंस -3 है, तो मैं बोल सकता हूं क्या मैं 0 से 3 पहुंच सकता हूं 2 के थ्रू, क्या मैं 2 के थ्रू 0 से 3 पहुंच सकता हूं? मैं 0 से 2 अभी नहीं पहुंच सकता हूं, जो मुझे दिखा रहा है 10⁸। क्लियर? हाँ जी, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि मैं अभी 0 से 3 नहीं पहुंच सकता 2 के थ्रू, क्योंकि मुझे पता है 0 से 2 क्या है 10⁸, अनरीचेबल है। अगर 0 से 2 मैं पहुंच ही नहीं सकता तो मतलब मैं 0 से 3 भी नहीं पहुंच सकता 2 के थ्रू। यही तो कैलकुलेट होता है यहां पे। हाँ जी, तो इसी केस को इग्नोर करना था। मैं अभी सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूं। अब ये बोलो भैया 0 से 2 तो 5 है, मैं सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूं कि भैया ये क्या दिखाता है, ये 2 क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये इन्फिनाइट को क्या दिखा रहा है 10⁸ क्या दिखा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। आई होप आपको क्लियर होगा कि वैल्यू कैसे लिखी गई है। तो इस केस को चलो हैंडल कर लेते हैं। इस केस को हैंडल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे पता है कि इस केस को मुझे इग्नोर करना है। तो इफ डिस्टेंस ऑफ u अगर इक्वल टू आता है 1e 10⁸, तो उस केस में कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ जी। और इसी को मैं यहां पे भी लिख देता हूं, चलिए कंटिन्यू। तो भैया अगर ये वेट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो मुझे पता है अगर मैं सोर्स से यू में नहीं पहुंच सकता तो सोर्स से मैं वी में नहीं पहुंच सकता यू के थ्रू। यू मेरा क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी, कि मतलब अगर मैं सोर्स से यू नहीं पहुंच सकता, सोर्स से यू नहीं पहुंचने का मतलब क्या है 10⁸। क्लियर? हाँ जी, तो फिर मैं सोर्स से वी भी नहीं पहुंच सकता यू के थ्रू, वो यही आपको दिखाता है। क्लियर? हाँ जी, तो अगर इसकी वैल्यू 10⁸ है, ठीक है, तो उस केस को आप इग्नोर कर दो, वेट कुछ भी हो आप नहीं पहुंच सकते वी में इसके थ्रू। क्लियर? हाँ जी, आई होप आपको इसने सेंस बनाया हो। तो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और इसको सबमिट करते हैं। ये एज केस था, तो एज केस तो हमें समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा भी केस हो सकता है आपके पास कि भैया आपने अपनी एजेस को जो रिलैक्स करवा रहे हो, ठीक है, हाँ जी, जब आपने यहां पे एजेस को रिलैक्स करवाया तो कोई एज रिलैक्स हुई नहीं, ठीक, डिस्टेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ,
ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अगर आपके डिस्टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं होता है तो आप वहीं पे अपना आंसर को डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस के अंदर भी करंट वैल्यू है वही आपका आंसर होने वाला है। तो एक मैं ले लेता हूं यहां पे बुलियन फ्लैग जो मुझे बता देगा कि आंसर के अंदर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, हाँ जी। तो मैं फ्लैग की वैल्यू बना दूंगा 1। फ्लैग की वैल्यू 1 बनाने का मतलब है कि आंसर के अंदर चेंज हुआ है। और अगर मैंने सारी एजेस को रिलैक्स करवाया, मैंने ये क्या कर रहा हूं, रिलैक्स ऑल द एजेस, सारी एजेस को रिलैक्स कराया और उसके बाद भी डिस्टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, इफ नॉट फ्लैग, अगर डिस्टेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक, हाँ जी, तो वही है, वहीं पे आप रिटर्न कर दो अपने डिस्टेंस को, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा। ये फ्लैग का क्लियर है, फ्लैग क्यों लिया? हाँ जी, तो देखो इस तरीके से आपके सारे टेस्ट केसेस पास। फ्लैग क्यों लिया मैंने आपको, मैंने केसेस बताए थे ना। हाँ जी, मैंने आपको कहा था जब मैं अपनी सारी एजेस को रिलैक्स करता हूं, हाँ जी, ऐसा केस आ सकता है कि आपका ये डिस्टेंस में कभी अपडेट ही नहीं हुआ, डिस्टेंस में कभी अपडेट ही नहीं हुआ। अगर डिस्टेंस अपडेट ही नहीं हुआ सारी एजेस को रिलैक्स कराने के बाद भी, ठीक है, तो आप वहीं पे अपने आंसर को डिक्लेयर कर सकते हैं कि भैया जो डिस्टेंस के अंदर है वही आपका आंसर है। उसके बाद आप फिर से अगर एजेस को रिलैक्स कराने जाओगे तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा। इसी से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अपने आंसर को वहीं पे रिटर्न करा दे रहा हूं, फालतू की और एक्स्ट्रा साइकिल नहीं चलवा रहा हूं। पहले भी आंसर एक्सेप्ट हो रहा था, अब भी हो रहा है। क्लियर? हाँ जी, मुझे पता है कि अगर इस बार में अगर सारे एजेस को मैंने रिलैक्स कराने के बाद मेरे डिस्टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, फिर से मैं अगर फिर से सारे एजेस को रिलैक्स कराऊंगा फिर भी कोई चेंज नहीं होगा, फिर से नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस से बचने के लिए मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई भी चेंज होता है तो फ्लैग की वैल्यू 1 बना देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि भैया चेंज हुआ है। अगर नहीं हुआ है कोई चेंज तो मैं यहीं पे रिटर्न डिस्टेंस कर दूंगा, मुझे पता है फर्दर कोई भी चेंज नहीं होने वाला, मुझे नीचे आने की जरूरत नहीं है। अब अगर इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी दिख रही है हमें, मैं यहीं से बता सकता हूं इसकी। तो यहां पे क्या करा मैंने, सिंपल ही सा, ये v टाइम चलेगा बाहर वाला लूप, सॉरी v -1 टाइम, और ये अंदर वाला कितना टाइम चलेगा, नेस्टेड लूप है ना, e टाइम। ठीक, हाँ जी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूं, v -1 इंटू e टाइम। e क्या है, नंबर ऑफ एजेस, और एक बार e बार ये भी चल रहा है, ये नीचे वाला है ना, हाँ जी, तो प्लस e, इसका भी कर लेते हैं। तो ये हो गई मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको अगर मैं काट दूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई v इंटू ई। क्लियर है? हाँ जी, v क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, e क्या है, नंबर ऑफ एजेस। तो ये इसकी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। किस में, वर्ड्स केस में, वर्ड्स केस में। बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, बेस्ट केस में, कि भैया बेस्ट केस में ये जो अंदर है, आप पहली बार गए, हाँ जी, इसके अंदर गए, ओके, तो मान लो ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर कोई चेंज ही नहीं हुआ, ठीक, ऐसा हो सकता है, ठीक, हाँ जी, और यहीं से आप रिटर्न कर गए। तो बेस्ट केस में ऐसा हो सकता है कि भाई आप सिर्फ कितनी बार चले, एक ही बार चले, तो बेस्ट केस में ई आपका आंसर हो जाएगा। मैंने क्या करा, मैं अंदर घुसा, हाँ जी, फ्लैग की वैल्यू दी। बेस्ट केस में ऐसा हो सकता है मैंने सारी एजेस को एक ही बार रिलैक्स करवाया, हाँ जी, और मुझे मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ, मेरे डिस्टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, तो वहीं से मैं अपने डिस्टेंस को रिटर्न करवा सकता हूं। क्लियर? हाँ जी, तो मैंने वहीं से जब वो कर दिया तो उस टाइम क्या होगा कि मैंने कितने बार कराया अपने लूप को रन, ई टाइम ही करा है। क्लियर? हाँ जी, तो बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, स्पेस कौन ले रहा है, आपका ये डिस्टेंस वाला ले रहा है, उसके अलावा कोई और स्पेस ले रहा है एक्स्ट्रा नहीं, तो सिर्फ इसी ने लिया है, और इसका साइज कितना था, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी वी। क्लियर? हाँ जी, इस तरीके से मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस, बेस्ट केस दोनों डिस्कस कर लिया। वर्स्ट केस होगा v इंटू ई, नंबर ऑफ वर्टेक्स इंटू नंबर ऑफ एजेस, बेस्ट केस हो जाएगा नंबर ऑफ एजेस। क्लियर? हाँ जी, कि एक ही बार में आपका काम, आपका आंसर निकल गया। बेस्ट सिनेरियो में कंसिडर कर रहा हूं। ये बेस्ट सिनेरियो आपको कब मिलेगा, देखो बेस्ट सिनेरियो का सीन मैं आपको दिखा देता हूं। बेस्ट सिनेरियो आपको मिल सकता है कि भाई ये आपका सोर्स नोड रहा 0, हाँ जी, और आप किसी भी नोड को यहां से रीच आउट नहीं कर सकते, ऐसे। क्लियर? हाँ जी, कि 0 से मैं किसी भी नोड को रीच आउट नहीं कर सकता। क्लियर ये चीज? हाँ जी, तो ये आपका बेस्ट केस हो गया। ठीक, ये मेरा सोर्स नोड है, हाँ जी, यहां पे अगर आप लूप चलाओगे तो एक ही बार ये चलेगा, सारी एजेस को आपने देखा, तो इसी में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको पॉइंट किया होगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब हम बात करते हैं कि क्या हम अपने बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम को अनडायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहले ही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, याद है आपको? हाँ जी, कि क्या हम भैया इसको अनडायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि भैया बेलमैन-फोर्ड जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर लगेगा। मैंने कहा लगा तो सकते हैं पर लगाना नहीं चाहिए। मैंने क्या कहा, लगा सकते हैं पर लगाना नहीं चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? मान लीजिए अगर आपको लगाना भी है
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 0 1 2, ठीक। हाँ जी, आपको पता है ये 3 है, ये -5 है, क्लियर। हाँ जी, आपको पता है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो भैया इसके ऊपर कैसे लगेगा, क्योंकि वो तो किसके ऊपर लगता है, सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर ही लगता है। तो देखो आपको क्या करना है, 0 से 1 एज बना देना, और 1 से 0 भी एज बना देना, 1 से 2 एज बना देना, और 2 से 1 भी एज बना देना। अब तो आप लगा सकते हैं इसके ऊपर सेम लॉजिक, ठीक। हाँ जी, तो भैया अनडायरेक्टेड ग्राफ को किसमें कर दिया मैंने, डायरेक्टेड ग्राफ में चेंज, मैंने डायरेक्शन में डिफाइन कर दिया, 0 से 1 भी एज है, 1 से 3 भी एज है, 1 से 2 भी एज है, 2 से 1 भी एज है। अब अपने सारी एजेस को एक एक करके रिलैक्स करवाते जाइए, बस यही काम करना था आपको। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपको लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जहां पे आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ दिख गया तो वहां पे आप बेलमैन-फोर्ड का इस्तेमाल मत करना। देखो, जिसने बेलमैन-फोर्ड ने इस एल्गोरिथम को बनाया, उसने कुछ सोच के ही बनाया होगा, उसने कुछ सोच के ही उसके ऊपर डाला होगा कि भैया इसको सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर यूज करना, कुछ तो सोचा होगा ना उसने। हाँ जी, क्यों बोला उसने? देखो, अगर आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और उसमें अगर पॉजिटिव वेट है, मान लो सिर्फ पॉजिटिव वेट है, तो क्या आप वहां पे बेलमैन-फोर्ड को लगाना प्रेफर करोगे या फिर डायस्ट्रा एल्गोरिथम को प्रेफर करोगे? बताइए। मुझे पता है इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ई लॉग वी है, और इस महाराज की है ई वी। बताइए कौन सी छोटी है, ई लॉग वी, तो मैं डायस्ट्रा को प्रेफर करूंगा। क्लियर है ये चीज? हाँ जी भैया, मैंने क्या कहा, अगर पॉजिटिव वेट हुए तो भैया आप बताओ बेलमैन-फोर्ड को अप्लाई करोगे, डायस्ट्रा को अप्लाई करोगे? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी का मैं, ई लॉग वी ना डायस्ट्रा की, तो मैं यहां पे डायस्ट्रा को प्रेफर करता हूं। ये नेगेटिव केस में क्या होगा? मैंने कहा देखो भाई, अगर आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है और उसमें अगर नेगेटिव वेट प्रेजेंट हुआ, ना तो बेलमैन-फोर्ड आंसर निकाल सकते हैं, ना डायस्ट्रा महाराज आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, अगर इसके अंदर एक भी नेगेटिव वेट प्रेजेंट हुआ तो कोई आंसर नहीं निकाल सकता मेरे दोस्त, कोई आंसर नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता। शॉर्टेस्ट पाथ, मैं अगर बात बोलूं, आपसे पूछूं 0 से 1 का शॉर्टेस्ट पाथ मुझे बताइए, 0 से 1 का, तो आप बोल के भैया 0 से 1 का शॉर्टेस्ट पाथ है -3। मैंने कहा नहीं, 0 से 1 चल जा, 1 से 0 चल जा, फिर 0 से 1 चल जा, तुम्हें नया आंसर मिल जाएगा कि -3, -6, -9। मिला ही नहीं मिला? हाँ जी, मैंने कहा 0 से 1 का शॉर्टेस्ट पाथ मुझे लाके बता। कोई नहीं निकाल सकता, ना डायस्ट्रा निकाल सकता, ना बेलमैन-फोर्ड निकाल सकता है। देखो 0 से 1 -3 है, हाँ जी, फिर मैं 1 से 0 है, फिर 0 से 1 चला गया -9, फिर से मैं अगर ऐसे चक्कर लगाते जाऊंगा, ये आंसर तो बार बार डिक्रीज ही होता जाएगा। फिर ये -3 की जगह में क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा, फिर -21 आ जाएगा, ऐसे ही। तो इसका आंसर नहीं निकल सकता। तो मैं भले ये लगाऊं, ये लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे बेलमैन-फोर्ड को अप्लाई करता हूं तो देखो बेलमैन-फोर्ड क्या करेगा, इसको ऐसा करेगा और इस एज को इधर डालेगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये एक साइकिल बन चुकी है, 0 से 1 के बीच में एक साइकिल बन चुकी है, और उसका अगर मैं सम कर दूं, -3 कितना होता है, -6, क्या आ रहा है, नेगेटिव साइकिल आ रही है। और जब भी आपके पास नेगेटिव साइकिल आती है तो आपका आंसर पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, और डायस्ट्रा तो आप इसके ऊपर लगा ही नहीं सकते। क्लियर? हाँ जी, इस ग्राफ के ऊपर डायस्ट्रा तो भैया लगाना ही बेकार है, क्योंकि आंसर निकलेगा ही नहीं। तो भाई जब भी अगर आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ हो तो भैया उसमें अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ में नेगेटिव वेट प्रेजेंट है तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकल सकता। ये बात याद रखना, बस इस पॉइंट को ध्यान में रखो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, बाकी लोग नहीं बताते इतने डिटेल में, मैं बता रहा हूं। अगर नेगेटिव वेट प्रेजेंट है अनडायरेक्टेड ग्राफ में तो उसका आंसर पॉसिबल नहीं है, वहां पे शॉर्टेस्ट पाथ आप निकाल ही नहीं सकते। मैंने रीजन बता दिया, 0 से 1 का शॉर्टेस्ट पाथ, 0 से 1 कैसे डिफाइन करोगे, कौन सा है, इधर इधर घूमते रहोगे, कभी निकल ही नहीं सकता। हाँ जी, तो अगर आप इसको बेलमैन-फोर्ड भी अप्लाई कर दो तो उस केस में क्या बन जाएगी, साइकिल बन जाएगी। तो क्यों ही अप्लाई करना फिर बेलमैन-फोर्ड को, है ना। तो भैया अनडायरेक्टेड ग्राफ में अगर आपका नेगेटिव वेट प्रेजेंट है तो आंसर पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव वेट है सब, तो भैया बेलमैन-फोर्ड को लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सीधा डायस्ट्रा लगाओ। ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो अगर यहां तक आपको सब कुछ चमका है और मजा आया कि भैया हाँ आज कुछ नया सीखा, नया कॉन्सेप्ट पढ़ा और सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर अच्छे से घुस गया, तो भैया वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना यार। तुम लोग कमेंट ही नहीं करते हो, लास्ट तक अगर देख रहे हो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, कुछ भी छोड़ो पर एक छोड़ो कमेंट। ओके हाँ जी, तो भाई मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।